This is second part of our revision series of polity. So we had seen a lot of important topics in the first part, specifically related to parliament and the history of amendments of the Indian constitution, which is very important. Now we will see other important topics. First is D-voter. D-voter means doubtful voters. During the preparation of NRC in Assam, they were categorized. There are foreign tribunals, and foreign tribunals order 1964 have made them. They are quasi-judicial bodies, and advocates not below the age of 35 years age with at least 7 years of practice, or retired judicial officer from Assam Judicial Service can be part of this, or retired IAS or ACS officer not below the rank of secretary, additional secretary. Then comes Ministry of Home Affairs has empowered district magistrate in all states and union territories to set up tribunals, quasi-judicial bodies. Who will form these quasi-judicial bodies? MHA has given power to DMs. NRC, NPR, सेंसस जो थोड़ा सा भाषी टॉपिक हो गया, बट फिर भी NRC मतलब सिटीजन की जानकारी हुआ. पॉपुलेशन रजिस्ट्री ये एक तरह का बायोमेट्रिक डिटेल डेटा कलेक्ट करने का, रेजिडेंट्स का, मतलब इफ अ पर्सन इज इंटेंडेड टू स्टे एट अ लोकेशन for the future 6 months or have been residing at that place for past 6 months, तो वो हो गया उनका एरिया. और इसका प्रोविजन कहाँ से मिलता है? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल 2003 दोनों में ही होता है. डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डेटा. एनपीआर उसमें अंतर क्या है? देखो, एक तो वो सेंसस एक्ट से आ रहा, वो सब तो फजीवाड़ा है जो यूपीएससी डोंट आस्क. मेनली क्या है कि एनपीआर में बर्थ डिटेल्स होते हैं पेरेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स के, इसमें लिटरेसी, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम ऐसे डिटेल होते हैं. और सेंसस कॉन्फिडेंशियल होता है, एक्ट पे ही है, बट एनपीआर कॉन्फिडेंशियल नहीं हुआ. और इधर मतलब यही है, पनिशमेंट फॉर नॉन डिस्क्लोजर, एनपीआर क्या क्या जो भी है, इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस डिपार्टमेंट में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और होम अफेयर्स. एंड किस फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? अंडर लॉर्ड मायो. ये यूपीएससी पूछता नहीं है, यूपीपीएससी लेवल का क्वेश्चन हुआ, 1872 में आया था, ठीक है, बट रेगुलरली 1881 से हो रहा. पेपरलेस प्रोसेस करने की बात की गई है. अब सेक्शन 304 आईपीसी डाउरी डेथ का जो है इंसर्टेड इन 1986. Under it, women should have died of burns or other bodily injuries or otherwise than under normal circumstances. अगर normal circumstances के अलहदा अगर if a woman dies और वो अभी मैरिज के 7 years ही हुए हैं, तो उसमें फिर ये वाला केस लग जाता है. पनिशमेंट है मिनिमम 7 years up to life imprisonment. Supreme Court guidelines avoid absurd interpretation, need broader readings of provisions of section 304, proper examination of accused, क्योंकि misuse भी होने लगा था. Any stringent provision which has a good motto is also misused in the society. CBI ये कोई लॉ से नहीं बना, पहली बात तो ये है अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, जिससे सीबीआई अपना पार लेता है. Set up in 1963 and by a resolution of Ministry of Home Affairs. ये किस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं? DOPT को, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. रिकमेंडेशन बाय शांतामान कमेटी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है. अपॉइंटमेंट कौन करता है? आफ्टर लोकपाल एक्ट लेट चेंज आ गए थे इसमें, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में. तो डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 3 member कमेटी, पीएम एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड CJI और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. टेन्योर इनका 2 years होता है अंडर विनीत नारायण जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सीबीसी एक्ट का जो होता है टेन्योर ऑफ 2 years फॉर सीबीआई डायरेक्टर, सीबीसी एक्ट में भी लिखा हुआ है. केसेस हैंडल्ड बाय सीबीआई, स्पेशल क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स, एंटी करप्शन, सुओ मोटो केसेस. Central government can authorize CBI to investigate a crime in a state, but only with the consent of the concerned state governments. आपने देखा जनरल कंसेंट रिमूव कर लिया, दिस स्टेट दैट स्टेट, तो इससे रिलेटेड है. द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हाउएवर कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट. बट ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है कि वो जिस स्टेट ने, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल हैज टेकन अवे द कंसेंट, जनरल कंसेंट, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहे तो
can still send CBI and can initiate an investigation. NIA ये MHA के अंदर आता है और NIA एक्ट से 2008 में बना था. Central Agency to investigate and prosecute offences affecting sovereignty, integrity of state. Attack against nuclear facility होगी, then NIA will come in picture. Smuggling, counterfeit currency और offences under NDPSA Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. इसमें भी NIA के पास पावर है. Also a Central Counter Terrorism Law Enforcement Agency है, ये टेरर रिलेटेड क्राइम से बेसिकली डील करती है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स वेरी मच इन न्यूज. ठीक है, हेडेड बाय नार्कोटिक्स कमिश्नर. हेडक्वार्टर इज नॉट इन मुंबई, नॉट इन दिल्ली, इट इज इन ग्वालियर. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाइज विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. Operational functions are monitored by Department of Revenue. Decisions over control over narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and essential chemicals used in the manufacture of the NDPS. अब आता है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. ये था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स. ये फेमस है, 1986 में बना था अंडर द नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. The national policy on narcotic drugs and psychotropic substances based on the Article 47 of Indian Constitution. इसमें लिखा है prohibition of the consumption except for medicinal purpose, intoxicating drugs injurious to health. Drug abuse control is the responsibility of the central government. किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है. Drug abuse control is the responsibility of central government. अब आते हैं ED पे, Enforcement Directorate. Initially established under the Department of Economic Affairs in 1956. पहले Economic Affairs में आता था as an enforcement unit. It was later shifted to the Department of Revenue. Revenue में ही basically ये सब चीजें रहती हैं. For administration in 1960. It was renamed as ED in 1957 में. ये ED काफी न्यूज में रहता है, तो आपको ये सब पता नहीं चाहिए. देखिए, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है, तो अब ये ध्यान रखिएगा इस चीज को. लेकिन जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये MHA में आता है. यही सब चीजें कंफ्यूजिंग होती हैं. और ED आता है अपना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, अगेन लाइक सेंट्रल ब्यूरो जो अपना नार्कोटिक्स है. Ministry, the Department of Revenue under the Ministry of Finance. Mandate, the organization is mandated with the task of enforcing the PMLA Act होती है और एक Foreign Exchange Management Act होता है. ये दोनों को enforce करता है ED. ये फिर से NCR भी लिखा है मैंने. फिर आता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. It was set up in 1966 under the Indian Press Council Act 1965. इसका है प्रेस फ्रीडम को प्रिजर्व करना और क्वासी जुडिशियल इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है. CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. ये शांतामान प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो एक कमेटी बनी थी उससे. स्टैट्यूटरी स्टेटस मच लेटर 2003 में बनाया गया. Not controlled by any ministry or department. CVC under no ministry or department. It is simply responsible to the parliament. Composition, it is a multi-member body. Central Vigilance Commissioner chairperson होता है, not more than 2 vigilance commissioners. Term 4 years or 65 years. Removal by the president. Submits reports to President of India. बिकॉज यहाँ पे देख रहा है ना, कोई ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो सीधे प्रेसिडेंट से ही राब्ता रहेगा एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट है. रिसीव्स कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन, मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन सेम. एक्ट्स ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम लोकपाल. अगर रिक्वेस्ट करेगा तो उस पर ये कार्रवाई करेगा. CVC मॉनिटर्स ऑल विजिलेंस. CVC इंपॉर्टेंट रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ और प्रोसिक्यूशन ऑफ CBI. वहाँ पे देखा था आपने, टेन्योर भी लिखा हुआ था. दे इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट जब कोई प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में लगता है. ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स पे CBI वाला भी है और विजिलेंस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की रहती है वहाँ पे भी. बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल. इट इज अ कंपनी क्रिएटेड इन 2010 by Advertisers Agency Broadcasting Company represented by the Indian Society of Advertiser. गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ठीक है. ये टेलीविजन रेटिंग एजेंसी कारण रहता है फेमस, TRP रेटिंग जिसको बोलते हैं. Anyone who watches television for more than a minute is considered a viewer. 1 मिनट से भी ज्यादा देख लिया तो you are a viewer. It represents how many people from which socio economic categories watched which channels for how much time during a particular period. The period is 1 minute as per the international standards.
और इंडिया में ये बार्क करता है, इसका 12 मीटर्स होता है. एज ऑन डेट द बार्क इज इंस्टॉल दीज मीटर्स इन 44,000 हाउस होल्ड में है. अब हर जगह तो ये हो नहीं सकता ना. प्रेस काउंसिल हमने देखा था. तो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन कैसे होता है? राज्यसभा चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर एंड द पीसीआई हैज चोजन अ मेंबर. तो 3 लोग मिलके जो चेयरमैन है प्रेस काउंसिल का वो चूज करते हैं. इसमें ना प्राइम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर ना कुछ है, ये एक अलग है. इसमें राज्यसभा का चेयरमैन है, लोकसभा का स्पीकर है. ठीक है. PCI only overviews the functioning of press media, can enforce standards on journals, a newspaper, magazine, and other forms of print media. Central Waqf Board एक statutory body है under Ministry of Minority Affairs. ठीक है. No discrepancy, it can be guessed. Advisory body है. Composition: chairperson, union minister in charge of Waqf, not more than 20 members, appointed by Government of India. Each state has a Waqf board headed by a chairperson. 1 or 2 nominee होते हैं state government के. मुस्लिम लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंटेरियंस जो रहेंगे वो भी रहेंगे. मुस्लिम मेंबर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल, रिकॉग्नाइज स्कॉलर्स, थियोलॉजी जो भी है इस्लामिक. एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज 2013 में 2013 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन साउथ कोरिया. द परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज इन साउथ कोरिया, सियोल में. सस्टेनेबल डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड करना है. करंटली चेयर्ड इंडिया ने 2019-2021 में चेयर किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया था. ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी टू जज, एडजुडिकेट और डिटरमाइन क्लेम्स और डिस्प्यूट. ये लॉस से अबाइड रहता है. जो पावर इसे दी जाएगी ट्राइब्यूनल को, उसी पावर के वजह में इट कैन फंक्शन. 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड पार्ट 14A टू द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट ट्राइब्यूनल्स. 42nd अमेंडमेंट ने 323A बनाया जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है ट्राइब्यूनल. ठीक है. पार्लियामेंट द्वारा हायरार्की कोई दी नहीं गई. 323B में अदर मैटर्स के लिए पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर वाज हायरार्की. फाइनेंस एक्ट 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट गिव ट्राइब्यूनल रूल्स एम्पावरिंग सेंटर विद पावर्स रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन. अपने हाथ में पावर ले लिया सेंटर ने. सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 through an ordinance which affected the tenure and service condition of chairpersons and members of tribunals. The Tribunal Reform, Rationalization and Condition of Service Ordinance of 2021 had amended Section 184 of the Finance Act of 2017 to fix the tenures at 4 years. A 3-judge bench reversed the law and confirmed that tribunal chairperson and members would have a full 5-year tenure. 4 नहीं होगा. Tribunal Reforms Act 2021 में आया था. तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को डिसॉल्व कर दिया गया था. जैसे सिनेमाटोग्राफी एक्ट था, एबॉलिश ट्राइब्यूनल किया गया. फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के पास पार है. द ट्रेडमार्क्स एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड एबॉलिश्ड, हाई कोर्ट आ गया. कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड एबॉलिश हो चुका है. फिर कस्टम्स एक्ट, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट के पास आ गया. पेटेंट भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता था. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल. सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोजल करेगा एयरपोर्ट प्रीमाइसेस. हाई कोर्ट अपील अगेंस्ट एविक्शन ऑर्डर, ये सब चीजें होंगी. कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज, तो नेशनल हाईवे ट्राइब्यूनल था वो भी अबॉलिश हो गया. सिविल कोर्ट के पास पावर है. द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड था, अब हाई कोर्ट हो गया. Search cum Selection Commission. The chairperson and members of the tribunals will be appointed by the central government on the recommendation of Search cum Selection Committee. ठीक है. स्टेट का अपना अलग होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी. एलिजिबिलिटी क्या है? एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 4-year टर्म, जिसको फिर इसी पे बवाल हो गया था ना, पर एज ऑफ 70 years. NCLT ये भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है. कंपनीज एक्ट 2013 के उसमें बनाया गया है. आर्बिट्रेशन का अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन इनके लिए होता है. ठीक है, इम्पोर्टेंट है नहीं. सुप्रीम कोर्ट में आप इसको कर सकते हो अपील. आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, डिफेंस मिनिस्टर सेड दैट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू मेक आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिव. ठीक है, established in 2009 by the Armed Force Tribunal Act 2007. लॉ कमीशन ने बोला था कि द डिसिप्लिनरी एंड सर्विसेज मैटर्स रिक्वायर्ड क्विक रिजोल्यूशंस एंड प्रपोज्ड अ स्पेशल ट्राइब्यूनल फॉर द मिलिट्री फोर्सेस.
ये ट्रायल और डिस्प्यूट्स होता है, ये अपना इंटरनल ही होता है. जुडिशियल मेंबर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं. जुडिशियल मेंबर्स आर रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस. कम्यूट सच पनिशमेंट टू एनी लेसर पनिशमेंट और इनहेंस द सेंटेंस अवॉर्डेड बाय कोर्ट मार्शल. कोर्ट मार्शल को देखने के लिए कम्यूट करना है, कम करना है, नहीं करना है, ग्रांट बेल करनी है, नहीं करनी है, जो भी मतलब मिलिट्री का अपना होता है ना, उसको देखते हैं. In 2015, the Supreme Court bench held that Armed Forces Tribunal verdict could not be challenged before the High Courts. ठीक है. It also said that an appeal against the Armed Forces Tribunal orders would lie before the apex court, but only if a point of law of general public importance involved. तब भी जब तक कोई जनरल पब्लिक इंपोर्टेंस की बात नहीं होगी, तब तक वो इवन अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता. In January 2020, the Supreme Court made it clear that the verdicts of Armed Forces Tribunals can be challenged before High Court. अब उसको पलट दिया. In March 2022, Delhi High Court held that Armed Forces Tribunals Act 2007 excludes the administrative supervision of the High Court under Article 227(4) of the Constitution. अब ये हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट बोला कि नहीं, ये हाई कोर्ट में नहीं आता. However, it does not exclude the judicial superintendence and jurisdiction under Article 226. But जो superintendence and jurisdiction है वो हाई कोर्ट के अंदर आएगा, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर नहीं आएगा. मतलब पूरा नहीं पलटा है. जो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस है, जुरिडिक्शन है, वो तो 227 में दिया, वो उसके अंदर में आएगा. बट एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली लोअर कोर्ट्स को भी सुपरवाइज करता है हाई कोर्ट, वो अब नहीं आएगा. फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज द एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी ऑफ इंडिया. 1957 बनाया गया था. इट वर्क्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इट इज टास्क्ड विद डिटेक्टिंग कर्बिंग स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब. ऑपरेशन मोल्टन मेटल चलाया था इन्होंने. ठीक है. गोल्ड स्मगलिंग और इन सब को लेकर इनका था. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स हमने देख लिया है. ईडी भी हमने देख लिया है. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ये है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में है अलॉन्ग विद इंग्लिश. 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं और हमने ये अमेंडमेंट्स में देखा था कि क्या है. यूज ऑफ लैंग्वेज इन सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स unless parliament changes the language of Supreme Court and High Court. ठीक है. Governor with the prior consent of president authorizes the use of Hindi or any other language used for official purpose in proceeding in High Court. Nothing would apply to judgment, decree or order of High Court. मतलब unless अभी तक तो इंग्लिश ही चल रहा है इसमें. ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इसने बढ़ाया था इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होंगे? द लैंग्वेज ऑफ ऑल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट जनरली रिमेन्स द सेम एज लैंग्वेज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ सीपीसी 1908. 1908 में जो था वही रहेगा. क्लासिकल लैंग्वेजेस. गवर्नमेंट ट्रैक्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू डिफाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टू बी कंसीडर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज. किसको बोला जाएगा? पहली क्राइटेरिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली ट्रांसक्रिप्ट्स और वेरीफाइड हिस्ट्री ऑफ ओवर 1005 ईयर्स से 2000 ईयर्स की एक हिस्ट्री होनी चाहिए. A body of ancient literature or text which is considered a valuable heritage by generation of speakers. Original और unique tradition होना चाहिए. और जो classical language and literature being diverse from modern, there may also be discontinuity among the language and is its later form or sprouts. ऐसा नहीं कि बिल्कुल continuous ही हो, तो discontinuity भी allowed है. देखो हिंदी नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज, मत मार के आना. तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, उड़िया है. ऑल दी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आर देयर. ठीक है. इसके अलावा संस्कृत ऑब्वियसली हो गई एंड उड़िया को इंक्लूड किया गया. बेनिफिट क्या? 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स. मतलब उसमें जो अवार्ड वगैरह देखिए रिकॉग्निशन दिया जाता है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को ले जाते हैं. यूजीसी जो है वो प्रोविजंस करता है प्रोफेशनल चेयर्स की. अब कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 343(1) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बोलता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. आर्टिकल 343 क्लॉज 3 बोलता है मेड प्रोविजन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश इवन आफ्टर 25 जनवरी 1965. आर्टिकल 344(1) बोलता है प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर आर्टिकल 348 बोलता है provides that all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in English language until Parliament by law otherwise provide. तो ये Constitution में दिया हुआ. Article 351 provides for spread of Hindi language to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. तो एक linking language बनाने की कोशिश थी Article 351 से, जिसने बोला था कि
हिंदी लैंग्वेज का स्प्रेड किया जाए, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सस्पेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर, एमएलए का सस्पेंशन कैसे होता है? एवरी स्टेट हैज अ सेपरेट प्रोसीजर फॉर द सेम। जनरली सस्पेंडेड फॉर मिसबिहेवियर एंड डिसोबेइंग, या दोनों कर दिया। फॉर महाराष्ट्र, स्पीकर में सस्पेंड द एमएलए फॉर द रिमेनिंग द मीटिंग। इफ द बिहेवियर remains the same, then speaker has the right to suspend for longer period, but it was overturned by Supreme Court. Provision for suspension of member of parliament, rules 373, 374, 374A, rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha provide for the withdrawal of member whose conduct is grossly disorderly, and suspension of one who abuses the rules of the house or willfully obstructs its business. Maximum suspension as per these rule is for 5 consecutive sittings. ठीक है, मैक्सिमम इतना ही है। द मैक्सिमम सस्पेंशन फॉर राज्यसभा अंडर 255 and 256 रूल ऑल्सो डज नॉट एक्सीड द रिमाइंडर सेशन। मतलब ये कि 4-5 कंसेक्यूटिव सिटिंग और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस। मतलब अगर मान लो 2 ही दिन सेशन बचे हैं तो 2 ही दिन रहेगा, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट सेशन में 3 दिन हो जाएगा। राज्यसभा का भी सेम ही है, इट इज डन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। डेमोक्रेसी ठीक है, इंडिया है, डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है। इंडिया इज रैंक 46, यूएन की एक डेमोक्रेसी फंड है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? यही सब, सिटीजनशिप फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम। इंडिया 142 रैंक कुछ ओल्ड भी हो सकता है, सो अवॉइड दिस रैंक। पर ये देखो कि रिपोर्टर्स वाई विदाउट बॉर्डर ही निकालता है, और इंडिया की यूजुअली रैंक घटते जाती है इसमें। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 ये निकालता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। बायोनियल एक्सरसाइज है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी है, फालतू चीजें हैं सब। करप्शन पे आ जाओ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया 85 180 में, रैंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड टॉप करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट भी दे डिक्लेयर। ठीक है, फिर इलेक्शन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, इसमें क्या क्या दिया है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, इतना दिया होता है। क्या सीट होंगी लोकसभा में, क्या स्टेट असेंबली में, डिफरेंट में स्टेट्स में। फिर स्टेट काउंसिल डज नॉट, राज्यसभा 4 शेड्यूल्स है, स्टेट काउंसिल्स है बट राज्यसभा 4 शेड्यूल्स है, ये आरपीए से नहीं है। प्रेसिडेंट पावर टू डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर कंसल्टिंग ईसीआई, ये जो डिलिमिटेशन वाला भी पावर है ना, ये भी इसमें देखो दिया हुआ है। इलेक्टोरल रोल्स फॉर लोकसभा, कौन कैसे क्या, मतलब इलेक्टोरल रोल में कौन एलिजिबल होगा, ये सब चीजें हैं। बट एक्चुअल कंडक्ट नहीं दिया था आरपीए 1950, एक्चुअल कंडक्ट 1951 में दिया गया था, जिसमें क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एमपी एमएलएस की, नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन कब होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कौन कंडक्ट करेगी इलेक्शन को, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे होगा, अगर डिस्प्यूट हो गया तो कौन डिसाइड करेगा, करप्शन प्रैक्टिसेस क्या होंगी, बाय इलेक्शंस कैसे होंगे, टर्म्स ऑफ राज्यसभा का मेंबर्स का टर्म्स जो है वो ये डिसाइड 4 शेड्यूल में दिया हुआ कि किसमें कितनी सीट्स होंगी। बट जो टर्म्स है वो दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951, जिसने 6 इयर्स किया, पहले लॉटरी से हुआ। ठीक है, आरपीए प्रोविजंस इन कौन पहले रिटायर करेगा, वो लॉटरी सिस्टम से डिसाइड हुआ था। न्यूज में क्या था? As per section 33(7) of RPA 1951, one candidate can contest from a maximum of 2 constituencies, इससे ज़्यादा नहीं। राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल है। More constituencies were allowed until 1996, इस पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। When the RPA was amended to set the cap at 2, पहले और भी कर सकते थे। Section 123 of the Act defines corrupt practices to include bribery, undue influence, false information, promotion or attempted promotion of feelings of enmity or hatred between different class of citizens of India on ground of religion, race, caste, community or language by a candidate for the furtherance of his prospects to in the election. Recently, Supreme Court held that providing false information about electoral candidates' qualification is not a corrupt practice. मतलब अगर मान लो false information अगर दिया क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का पकड़ा गया था। रिकॉल इलाहाबाद हाई कोर्ट इज इन 2017 कॉल्ड इट अ करप्ट प्रैक्टिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट को ओवरटर्न कर दिया। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 9 ऑफ आरपीए 1951, अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन द ऑफिस इज लेफ्ट टू बी डिटरमाइन द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट रूल्स over whether he or she should be disqualified in the time period of disqualification। तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है। अगर करप्ट प्रैक्टिस को कोई पकड़ा गया इन द ऑफिस तो क्या करना है उसका, ये प्रेसिडेंट पे रखा गया।
A person holding an office under the government of India, if convicted for corruption or disloyalty towards the state, is disqualified for a period of 5 years. ठीक है, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है. Section 11 authorizes and empowers the Election Commission to remove or reduce any disqualification except the conviction is held under Section 8A. 8A में क्या ऐसा दिया है कि वो नहीं कर सकता? 8A में दिया हुआ है any candidate disqualified under Section 8A that is on the ground of corrupt practices may submit a petition of appeal to President for removal of such conviction. जो corrupt practices वाला power वो President के हाथ में, वो ECI के हाथ में नहीं है. Article 324 Constitutional Body, ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी, 3 मेंबर, पहले एक ही था, TN सेशन के बाद इसको मल्टी मेंबर कर दिया गया, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, टेन्योर 6 years अप टू द एज ऑफ 65. रिमूवल सेम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसा ही, बट ओनली फॉर CEC, नॉट फॉर अदर मेंबर्स. क्वालिफिकेशन कोई मेंशन नहीं है, नॉट बार्ड फ्रॉम एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अपना कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है. चार्ज नहीं होता है, बहुत सारी चीजें जो इसकी इंडिपेंडेंस को रोकती हैं. पोस्टल बैलेट है, फिर ये है पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है. बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे. बहुत सारी चीज़ें हमने 2 वीडियो में कवर कर ली हैं. इट इज़ अ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सरसाइज फॉर यू ऑल एंड आई होप इट विल हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बेस्ट.